Hello everyone. In today's lecture going to start with simple harmonic motion, जिसे हम SHM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए ये है क्या, इसको समझने के लिए ध्यान से समझेंगे। एक टर्म दे रखी है मूवमेंट, ठीक है। मोशन का मतलब मूवमेंट। अब मूवमेंट जो हो रहा है हमारे पास में, इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के पास में जिसका भी आप मूवमेंट करा रहे हो, SHM करा रहे हो, इसके पास में कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। और एनर्जी है, मूवमेंट हो रहा है तो कुछ वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी है तो इसका मतलब कुछ एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और इन सब के साथ साथ एक बात और जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द बॉडी फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। तो इन सब के बारे में इस कंडीशन में पढ़ना है। हार्मोनिक मीन्स हमारे पास में एक बात आती है कि एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है। एक टर्म होती है जिसको हम नाम देंगे क्या, पीरियोडिक, ठीक है। और सिंपल माने इसको इजी फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, इसको एक बार शुरू करते हैं और ध्यान समझते हैं कि आखिर यहाँ पर सबसे पहला शब्द कि पीरियोडिक क्या है, ठीक है। फिर विल मूव टुवर्ड्स। तो आइए ज़रा देखें कि सबसे पहली बात कि इसमें पीरियोडिक का मतलब क्या है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है। ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट करती है अपना मोशन, ठीक है। देखिएगा, एनी मोशन दैट इज रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वो मोशन रिपीट होता है, ठीक है। और उस मोशन को हम इसका टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जिसको आप कैपिटल टी से बताते हो। देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने एक क्लॉक ले ली, ठीक है। एक क्लॉक ले ली, यहाँ पर 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे करते करते यहाँ पर आपके पास में सुइयाँ लगी हैं। तो चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे वो आपके पास में आवर की सुई हो, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अपना मूवमेंट पूरा करती हैं, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और रेगुलर इंटरवल के कंडीशन के अनुसार हम पढ़ते हैं। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सन है और अर्थ है, ठीक है। अर्थ है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, माने 24 घंटे की बात करें, 365 दिन की बात करें, ठीक है, तो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है 24 घंटे में, ठीक है, 24 आवर्स में, और पूरा 365 डेज़ में ये सन के आसपास चक्कर काट के वहीं अपनी पोजीशन पे आती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो आप, अनेकों अनेक एग्जांपल है। जैसे आपने एक बाउल ले लिया, ठीक है, आपने एक बाउल ले लिया, बाउल में आपके पास में एक मार्बल था, एक बॉल थी जो इस पे क्या कर रही है, घूम रही है। तो यहाँ पर रोटेट कर रही है, सॉरी ये ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। तो अपनी पोजीशन को रिटेन कर रही है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि आखिर पीरियोडिक का मतलब क्या है और इसके साथ साथ हमको आगे क्या बात करनी है। तो मैं सबसे पहली बात जो पैरामीटर्स के ऊपर बात कर रहा था आपके पास में ऊपर कि मूवमेंट होना है, तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स रहेंगे हमारे पास में वो क्या क्या हो सकते हैं, विल टॉक अबाउट इट। तो इसमें कुछ पैरामीटर थे वेलोसिटी से संबंधित, एक्सेलरेशन से संबंधित, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है इनका सेंस वो निकालना है, ठीक है। और साथ के साथ कुछ बातें मैं एग्जाम्पल के साथ में फिर रोटेट करना चाहूँगा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने एक टर्म अभी पढ़ी है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड था क्या, ठीक है। तो टाइम पीरियड था कि आपने जब किसी एक पर्टिकुलर मोशन को पढ़ा तो रिपीट कर रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, का मतलब यही है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक मोशन के लिए हम बोलें कि पीरियोडिक मोशन का मतलब ये था कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, के बाद में वो मोशन रिपीट हो रहा है, इसको टाइम पीरियड बोलते थे।
पर आप टाइम पीरियड के साथ साथ इसकी वो कंडीशन पढ़िए कि आखिर टाइम पीरियड बताता क्या है। तो बताता है कि आपने वो मिनिमम टाइम जिसमें पार्टिकल या बॉडी अपने सेम स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दैट टाइम, या फिर बोलूँ तो दैट मिनिमम टाइम, ठीक है, आफ्टर विच द पार्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पार्टिकल इज इन सेम स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, वो उसी स्टेट में आ जाए। माने चाहे उसकी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम हो जाए। मेरे ध्यान समझिएगा, मैंने स्पीड नहीं बोला है, वेलोसिटी बोला है। ठीक है, डायरेक्शन सेम हो जाए, एक्सेलरेशन सेम हो जाए। ठीक है, माने जहाँ के साथ में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फिर एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं एक आपने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लिया। ठीक है, आपने देखा हुआ होगा सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम हमारे पास में मान लेते हैं यहाँ से चालू हो रहा है, ये ए पोजीशन है इसकी। ठीक है, यहाँ पर इसका एक एक्सट्रीम है, इसको बी बोल दिया, और यहाँ पर इसका एक और एक्सट्रीम है जिसको सी बोल दिया। आपने इसको ए पोजीशन से रवाना किया, तो सोचो कि ये ऑसिलेट करेगा, तो ये ए से जब बी तक जाएगा तो बी पे रुकेगा, फिर बी से वापस नीचे आएगा। ठीक है, सी तक जाएगा, फिर सी से वापस नीचे आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका टाइम पीरियड बताइए क्या होगा, तो आप देखिए, आप बोलेंगे ए से बी जाने में टाइम और ए से सी जाने में टाइम। ठीक है, आप इसका टाइम पीरियड ऐसे बोलेंगे? नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका अगर मैं टाइम पीरियड पूछूं, वो मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा आपके पास में टी ए बी। ठीक है, टी ए से बी जाने में टाइम। ठीक है, फिर बी से सी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम, और फिर टी सी ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वापस आने में टाइम, इतना। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड कहलाएगा। और इसमें देखें तो ए से बी जाने के लिए जो आपका डायरेक्शन था और सी से ए आने का जो डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन भी सेम हो गया। ठीक है, डायरेक्शन सेम हो जाना चाहिए। वो मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें कंप्लीटली आपने उसी पोजीशन पे आ गए, मगर डायरेक्शन, ठीक है, भी सेम होना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा, आप बी से, ठीक है, बी से ए पे तो आप अभी भी आ गए थे, पर आप गए कब थे? इनिशियली आपका डायरेक्शन क्या था? इस डायरेक्शन में था, लेफ्ट साइड, और आपने इस समय डायरेक्शन क्या था? राइट साइड। तो ये टाइम पीरियड नहीं होगा। टाइम पीरियड में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन सब सेम होने चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत क्लियर आएगा। ठीक है, एक बहुत क्लियर कंडीशन समझ में आएगी। मैंने क्या करना है, मैंने किसी ऑब्जेक्ट का एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दे रखा है, जो क्या कर रहा था? पीरियोडिक मोशन कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था? पीरियोडिक मोशन कर रहा था। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो टाइम इंटरवल जो टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, फाइंड दैट टाइम पीरियड। ठीक है, दैट टाइम पीरियड, या टाइम इंटरवल बोलूँ ज़्यादा अच्छा है, दैट टाइम इंटरवल विच इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, विच इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कुछ अलग अलग पोजीशंस ले लेनी है। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस पे आपसे चर्चा करनी है और बात करेंगे भी अपन इस पर। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में 0 है, ये T1, ये T2, ये T3, T4, T5, इसी तरह से हमारे पास में मान लेते हैं एक टाइम इंटरवल T6 भी ले लिया। ठीक है, अब ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का मोशन कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा कुछ मोशन कर रहा है। ठीक है, ये एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है, ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है जिसमें एम्पलीट्यूड वगैरह सब सेम है।
ठीक है, अभी बात करेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है आगे, पर आप देखिएगा ये इस तरह का कुछ मोशन कर रहा है, ठीक है, इसमें इस तरह का कुछ मोशन हो रहा है, ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं और सोचते हैं कि क्या है हमारे पास में। तो हमसे पूछा है कि कौन सा टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, ठीक है। ये पूछा है कि 0 से लेके T2 टाइम, बी दे रखा है मान लेते हैं 0 से लेके T4 टाइम, सी दे रखा है T1 से लेके T5 का जो टाइम इंटरवल है वो, डी दे रखा है T1 से लेके T3 का, और ई दे रखा है आपके पास में 0 से लेके T5। देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं 0 से लेके T2। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 0 से लेके T2 पे चलें, तो T2 पे डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन तो सेम है, देखिए आप ओरिजिन पे आए थे तो ओरिजिन पे हैं, ठीक है। आपकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस तो सेम है, पोजीशंस आर सेम, बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। क्लियर है, समझ में आई बात? तो ये गलत हो गया। ऐसे अगर 0 से लेके T4 के बीच में चेक करें, 0 से लेके T4 के बीच में चेक करें, तो 0 पे देखो डायरेक्शन और आप कहाँ हो, ओरिजिन पे, T4 पे कहाँ हो, ओरिजिन पे, और डायरेक्शन क्या सेम है, तो क्या होगा, ये इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम चेक करें कहाँ से कहाँ तक का, देखो T1 से T5 तक का, तो T1 कहाँ है, T1 यहाँ है, T1 पे डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, और T5 पे कहाँ हो, यहाँ हो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये भी ठीक होगा और आपका ये भी ठीक होगा। और T1 T3, T1 पे रहे हैं नीचे की तरफ, और T3 कहाँ है, ठीक है, T3 में ऊपर की तरफ, तो क्या आपका T1 से T3 के बीच में होगा, नहीं। ऐसे 0 से T5, 0 और T5, ठीक है। तो आप देखो कि T5 ये रहा, तो T5 नीचे की तरफ है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा 0 तो यहाँ है, और आपका T1, T2, T3, T4, T5 में हमारे पास में T5 कहाँ है, नीचे की तरफ था, इस तरफ कहीं T5 है, और यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ 0 है। तो आप देखो दोनों का ना तो पोजीशन सेम है ना ही डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो आपका 0 से लेके T5 ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। क्लियर है, ये गलत हो गया। इजी है। तो आपको डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे मोशन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट करते हैं वो कहलाते हैं पीरियोडिक मोशन। इसी को थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, तो एक आता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, एक कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। ये ऐसे पीरियोडिक मोशन होते हैं जो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। दैट टाइप ऑफ periodic motion, that type of periodic motion in which particle performs to and fro motion, पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। ये है इसका मतलब। एग्जाम्पल से समझिए जिससे और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ये बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन में एक बात सामने आती है कि हम कहते हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन जो होता है ना, समझिएगा, इज अ पीरियोडिक बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है, बट नॉट वाइस वर्सा ऑलवेज, ठीक है। माने ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने कोनिकल पेंडुलम याद कीजिए, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम में होता क्या था, कोनिकल पेंडुलम में आपने क्या किया, कोन के रेफरेंस में आप किसी पार्टिकल को बांध देते हैं ऐसे रस्सी में और इसको ऐसे घुमाते हैं, तो इसका घूमने का एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, पर दिस इज़ नॉट टू एंड फ्रो, दिस इज़ नॉट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो वाला केस देखिएगा कैसा है, टू एंड फ्रो वाला केस हमारे पास में टू एंड फ्रो माने अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन से पास होना है,
ठीक है, अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन से पास होना है। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक हो गया स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग एग्जांपल ले लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में लेते हैं। स्प्रिंग की कंडीशन को, स्प्रिंग एग्जांपल थोड़ा डिटेल में लेते हैं, समझिएगा, डिटेल में लेते हैं। अपने आप मालूम पड़ेगा कि टू एंड फ्रो का मतलब क्या है। माने अपने एक पर्टिकुलर पोजीशन से गुजरना है, पास होना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से फॉलो करना है और वो पाथ हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है, कैसे, ये देखिएगा ऐसे, मैंने इसकी 3-4 पोजीशन लेनी है आपके लिए। ठीक है, एक ये पोजीशन ले लेंगे, एक ये पोजीशन पे बात करेंगे और एक ये पोजीशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसा कुछ बना लेते हैं, एक ये पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन। ठीक है, एक वो पोजीशन जिसमें आपने एक स्प्रिंग ले रखी है और एक ब्लॉक M मास का इसमें लगा रखा है, ये L लेंथ है। ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, माने इसकी नेचुरल पोजीशन है। ठीक है, बात समझ आई। अब आपने अगर इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, इसको हम कंप्रेस्ड पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, या जैसे ही कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगी, स्प्रिंग फोर्स इसको धक्का देगी। आपने कभी स्प्रिंग को दबा के देखा है तो वो बाहर की तरफ छिटकती है। ठीक है, तो इसमें क्या आया, मोमेंटम आ गया। तो अब क्या हुआ, ये स्प्रिंग भागी 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 और इस पोजीशन पे आ गई, माने इससे ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि स्प्रिंग इसको वापस खींचेगी, स्प्रिंग फोर्स इसको वापस अंदर की तरफ खींचेगी। तो ये बेसिकली क्या है, इस पोजीशन के अबाउट, ठीक है, क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, इधर जा रही है फिर इधर जा रही है, इधर जा रही है इधर जा रही है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनर्जी आपने क्या कर रखी है, एनर्जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, माने नो लॉस। ठीक है, या फिर बोलें नो फ्रिक्शन, माने नो हीट। ठीक है, किसी चीज़ में आपकी एनर्जी की बर्बादी नहीं होती है। तो टू एंड फ्रो में जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होगा, टू एंड फ्रो में जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट होगा, ठीक है, इसके इस वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी जा रही है आ रही है, माने एक्स नॉट डिस्टेंस इधर है तो एक्स नॉट डिस्टेंस इधर है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये और ये वाला जो नेचुरल कंडीशन में था, उस पर आप ध्यान दो। ये जो पॉइंट है ये कहलाती है हमारे पास में मीन पोजीशन। क्या कहलाती है, मीन पोजीशन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। या फिर हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो, नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो। समझ में आई आपको। ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारे पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो टू एंड फ्रो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिपीट होना है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होगा, तो ये ऑसिलेटरी कहलाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो ऑसिलेशन में इन्वॉल्व है या नहीं। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहली बार फॉर ऑसिलेशन, ठीक है, ध्यान समझिएगा, फॉर ऑसिलेशन, ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक फॉर दी मीन पोजीशन। ठीक है, चेक फॉर दी मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम, चेक फॉर दी मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि आप इक्विलिब्रियम पे हो या नहीं। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली आप जब भी करते हो तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहाँ पर नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो। पर कई बार होता क्या है, इक्विलिब्रियम को देख के विद्यार्थी धोखा खा जाता है। कैसे खाता है धोखा, स्टार लगाता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है, 3 केस बनते हैं यहाँ पर, बहुत समझदारी से देखिएगा, 3 केस बनते हैं। इक्विलिब्रियम बेसिकली 3 तरह से होते हैं, स्टेबल, एक हो जाता है अनस्टेबल और एक हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है, धोखे में मत आइएगा। इसको यूँ समझो कि मैंने एक बाउल ले ली। ठीक है, क्या ले ली, एक बाउल ले ली। ठीक है, क्या ले ली, एक बाउल ले ली। एक बार ये बाउल ले ली सीधी ऐसे, एक बार उल्टे करके रख दी और एक बार बॉल हटा दी। अब इसमें एक बॉल ले लीजिए। ठीक है, बाउल में एक बॉल ले लीजिए। क्या इस समय ये रेस्ट पे है,
सोचो, बिल्कुल है, क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन नीचे mg को बैलेंस कर रहा होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो इस पे भी नेट फोर्स क्या है, 0, इस पे भी नेट फोर्स क्या है, 0, इस पे भी नेट फोर्स क्या है, 0। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा हमारे लिए ऑसिलेशन करना है? तो ऑसिलेशन करने के लिए क्या करना है, ठीक है, अब क्या करो, डिस्प्लेस द बॉल स्लाइटली, डिस्प्लेस द बॉल, ठीक है, इधर भी वही काम करेंगे, इधर भी वही काम करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर डिस्प्लेस करेंगे तो बॉल क्या होगी, वापस अपनी पोजीशन पाने की कोशिश करेगी, पर इस केस में बॉल गई तो गई, पर इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि अगर बॉल वापस आ रही है अपनी पोजीशन पे, इसका मतलब इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स गेट डेवलप्ड, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड। यहाँ क्या होगा, नॉट डेवलप्ड, ठीक है, यहाँ क्या होगा, नॉट डेवलप्ड, ठीक है। भाई इस केस में तो कोई वापस ला ही नहीं रहा है इसको, ठीक है, माने सिस्टम लेके नहीं आ रहा, और इस केस में भी क्या होगा, नॉट डेवलप्ड, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में फोर्स डेवलप नहीं होगी, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेबल वाले पे जाना है। देखिएगा, अनस्टेबल और न्यूट्रल आपके लिए ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ऑसिलेशन का मतलब ये है कि टू एंड फ्रो मोशन, माने अपनी एक ओरिजिन पोजीशन से गुजरना। एक और ख़ास बात, इस पॉइंट ए को, बी को और सी को पढ़ने के साथ साथ डी पॉइंट, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो ये अनस्टेबल कहलाएगा, और अगर कांस्टेंट है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट होती है, ध्यान समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, तो ये न्यूट्रल है। और हमारे काम का कौन सा है, हमारे काम का स्टेबल है, ठीक है, हमारे काम का कौन सा है साहब, स्टेबल है, क्लियर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑसिलेटरी मोशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन के लिए हमको मालूम है कि वो मोशन पीरियोडिक होते हैं, और जो क्या करेंगे, जो हमारे पास में टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, ठीक है, और अपने मीन पोजीशन, ठीक है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करेंगे, क्लियर है, वो पोजीशंस, ओके। इसमें आपको ध्यान रखना है कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं लेनी है, ठीक है। अब आती है हमारे पास में एक और बात, जिसको हमको इस चैप्टर की शुरुआत से ही बात करनी है। तो एक हुआ, मैं फिर बता दूं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में भी एक वैरायटी थी जिसको हमने नाम दिया ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन जिसमें आपके पास में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स गेट डेवलप्ड, ठीक है। और अब ऑसिलेटरी मोशन में भी एक वैरायटी आती है जो कहलाती है हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट मोशन, ठीक है, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, ठीक है, जो बैक एंड फोर्थ किसी फिक्स पोजीशन के अबाउट मूव करते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इन विच पार्टिकल या बॉडी, ठीक है, मूव्स, ठीक है, बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मीन पोजीशन, ठीक है, इसको नाम क्या दिया था, मीन पोजीशन, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहे हैं, थ्रू अ फोर्स, ठीक है, थ्रू अ फोर्स, ठीक है। और वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स आपके पास में क्या होगी, समझिएगा, वो रेस्टोरिंग फोर्स होगी, ठीक है। और हुज डायरेक्शन इज अपोजिट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी, ठीक है। मैं एग्जांपल याद दिलाता हूँ, हमने एक स्प्रिंग ली थी, स्प्रिंग पे आपने ये ब्लॉक लगाया था साथ में, और आपने इस मीन पोजीशन के अबाउट इसको अगर धक्का देके छोड़ दिया
ठीक है, तो आपने तो एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी, ठीक है, पर अब सोचो कि क्या इसमें जैसे ही एक्सपेंड हुआ, ठीक है, आपने जैसे ही फोर्स हटाई, अब ये स्प्रिंग फोर्स क्या इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है या नहीं? बिल्कुल कर रही है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ था? इस डायरेक्शन में। कहाँ था? इस डायरेक्शन में। पर स्प्रिंग फोर्स कहाँ धकेल रही है इसको? इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन काम आता है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ नॉट एसएचएम, पर कौन सा ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम कहलाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, पूरा लिखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरिंग फोर्स जो होती थी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और तो और हमको मालूम है कि रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन इज अपोजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज अपोजिट, ध्यान रहेगा। इसको और डिफाइन करेंगे अगर एसएचएम को बाइफरकेट करें दो पार्ट्स में, ठीक है। एसएचएम दो प्रकार से बाइफरकेट किए जा सकते हैं। एक हो सकता है आपके पास में लीनियर, एक हो सकता है आपके पास में एंगुलर। बिल्कुल सही समझा आपने। लीनियर वाला तो क्या था? ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, कि ये स्प्रिंग था और यहाँ पर आप लीनियरली मूव करा रहे थे, माने ऑसिलेट कर रहा था लीनियर कंडीशन में। और बहुत एग्जांपल बड़ा आसान है। एक आ गया आपके पास सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर आपने थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग इसको घुमा रखा है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें फोर्स जो थी ना वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के माइनस के प्रोपोर्शनल थी, यहाँ पर टॉर्क होती है, ठीक है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, यहाँ टॉर्क होती है, ठीक है। अब आप समझिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं इसमें लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन बनानी है हमको, इक्वेशन फॉर एसएचएम, और उसमें भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर एसएचएम पे। ईजी पड़ेगा लीनियर एसएचएम पे। तो लीनियर एसएचएम पे क्या क्या करना था ध्यान समझना, ठीक है। क्या होना चाहिए? मोशन कैसा होना चाहिए? समझो, पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक के अंदर भी कौन सा? ऑसिलेटरी, ठीक है, और ऑसिलेटरी में भी कौन सा? एसएचएम, ठीक है, वो भी कौन सा? लीनियर। और ये मोशंस कौन से होते हैं? समझो, टू एंड फ्रो मोशंस होते हैं, ठीक है। इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, फिक्स होते हैं, एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। एक और बात, यहाँ पर आप देखें तो जो फोर्स लग रही है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, या फिर हम बोलेंगे kx, जहाँ k क्या है? k आपके पास में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं m²x। और क्योंकि ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेट होता है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन के साथ में m से m कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास में -ω² टाइम्स x। क्लियर है? जिसको आप लिख सकते थे -k/m, ठीक है, x भी लिख सकते थे। क्लियर है? पक्का? अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है हमारे पास में dv/dt, और v वेलोसिटी कितनी होती है हमारे पास में? dx/dt। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन को देखूं तो ये क्या होगा? d/dt ऑफ dx/dt। इसका मतलब ये d2x/dt², ये बन गया। इस पूरी कंडीशन को अगर हम उठा के इस इक्वेशन में रख दें, ठीक है, किसमें? a इक्वल टू आ गया आपके पास में d2x/dt² इक्वल टू -ω²x। तो d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0 आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, हायर इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है आपके पास में, सॉल्यूशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैथ्स में सिखा दिया जाता है। ठीक है, कि अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है तो ये इक्वेशन है किसकी, SHM की इक्वेशन है। पहली बात तो ये है, इसको ब्लॉक में डाल देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारे पास में, ठीक है, या तो हो जाएगा x इक्वल्स टू, ठीक है, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। ठीक है, या तो ये लिख सकते हो आप, या फिर x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ज़्यादा जो पॉपुलर आता है वो आपके पास में ये वाला आता है, इजी पड़ता है, जहाँ पर a आपके पास में एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव कर पाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ। क्लियर है, ये पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरा जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये कहलाता है आपके पास में फेस। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगी आपके पास में साइन जो आएगा, ये आपको हार्मोनिक मोशन बताएगा। क्या बताएगा, हार्मोनिक मोशन माने पीरियोडिक मोशन। ठीक है, कि साइन के अनुसार या कॉस के अनुसार चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, और जो फाई होता है ये इनिशियल फेस होता है। ठीक है, इसको आप सब चीज़ों को डिटेल में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इपॉच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपॉच। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें आपके साथ में मेंशन हो रही है, ये एक एक करके, ठीक है, एक एक करके विद डिटेल कैसे लिखी जाती है, क्यों आती है, उस पर मैं आपकी चर्चा शुरू करूँगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कैसे करें, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड ऐसे करें। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास में दो कंडीशन है, केस ए। ठीक है, लेट मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन या फिर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से चालू हो रहा है। मान लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम का ही एग्जांपल ले लिया आपने। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम है और ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 0 है। ठीक है, और रेस्ट पे है। अब आपने इसको मोशन के लिए ऐसे किया, माने आपने इसको कुछ फोर्स दिया। तो इक्वेशन क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ऑसिलेट करेगा तो इसका क्या होगा, ये SHM की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे बताया जा सकता है, ऐसे बताया जा सकता है। और ये कितनी दूर गया, थीटा नॉट एंगल पे गया और कितना चला, a डिस्टेंस चला। ठीक है, तो आप समझो कि टाइम t इक्वल टू 0 हमने क्या लिया है, टाइम t इक्वल टू 0 क्या लिया है, x इक्वल टू 0 लिया है। तो 0 इक्वल्स टू a साइन 0 इंटू ओमेगा प्लस फाइव अगर लिखूँगा तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इक्वल्स टू a साइन 0 प्लस फाइव। इसका मतलब फाइव क्या आ गया, 0, माने आपने इनिशियल फेस क्या होगा, 0। तो इक्वेशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, जब भी आप इस कंडीशन को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t बनेगी। ठीक है, अगर मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ठीक है, पर आपने कहा कि नहीं, मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन से चालू किया। ठीक है, समझिएगा कहाँ से चालू किया, एक्सट्रीम पोजीशन। तो केस बी, लेट मोशन स्टार्ट्स, ठीक है, फ्रॉम एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम। मान लेते हैं आपने टाइम t इक्वल टू 0 पे, यहाँ नहीं हो आप, यहाँ हो। ठीक है, इस पोजीशन पे हो और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, a। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, a। ठीक है, यहाँ तक आना है आपको। ठीक है, फिर आगे मोशन चलता रहेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास में इक्वेशन क्या रही, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आपका किसी भी टाइम पे एट टाइम t इक्वल टू 0 पे
मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है a, तो इक्वेशन कितनी है, देखिएगा टाइम क्या हो गया 0, तो a इक्वल टू a साइन 0 प्लस 5 ये लिखूँगा, a से a उड़ गया, इसका मतलब ये 1 आ गया। साइन 1 कब आता है 90 डिग्री पे, तो ये कितना होगा साइन 5, इसका मतलब 5 कितना आ गया 90 डिग्री, साइन कितना आ गया 90 डिग्री। तो अगर आप एक्सट्रीम से चालू करते हैं ऑब्जेक्ट को छोड़ना, तो एक्सट्रीम के लिए जो इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 90 या π/2, इस अनुसार हमको आगे परफॉर्म करना है। ठीक है, इस अनुसार हम सिस्टम को पढ़ते हैं और आगे विचार करते हैं। क्लियर है, पक्का? ठीक है, अगर इसमें बात आती है कि आपके पास में देखिए जितना एग्जाम्पल करें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपके पास में। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लीजिए कि इफ़ ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, परफॉर्म्स SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको दे रखी है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस अल्फ़ा x इक्वल टू 0। आपसे सिंपल सा सवाल पूछ लिया, फाइंड टाइम पीरियड, इस मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा, तो बताएंगे क्या होगा। ठीक है, सोचिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप किससे कंपेयर करेंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या होती थी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया बताओ, अल्फ़ा हो गया, तो ओमेगा कितना होता था रूट अल्फ़ा, और होता कितना था 2π/t, तो t कितना आ गया बताइए, सोचिए, तो ये आ गया आपके पास में 2π/√α। आसान है, ठीक है, क्या आप इसको कर सकते हैं, बोलिए। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ अगर हम और प्रैक्टिस कर लें तो खूब सवाल आते हैं इसके। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 चल रहा है, मैं अगले पार्ट में इसमें एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उनके एग्जाम्पल्स के बाद में बात करूँगा। स्प्रिंग प्रॉब्लम से लेके बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। ठीक है, ज़रा सोच के देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक सवाल लेते हैं कि लेट हमारे पास में पार्टिकल SHM करना स्टार्ट करता है। ठीक है, लेट ए पार्टिकल स्टार्ट्स SHM, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन, वो अपनी मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है और SHM करता है। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड गिवन है a है, उसका टाइम पीरियड गिवन है t है। ठीक है, तो हमको पूछा जाता है कैलकुलेट द टाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टू ट्रैवल, ठीक है, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ a/2। ठीक है, a/2 चलने के लिए क्या डिस्टेंस होगा, ध्यान समझिएगा। देखिएगा, मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से, तो अगर मैं इसको यहाँ से धक्का देता हूँ तो ये B पे जाएगा। ठीक है, और फिर B से वापस आएगा। ठीक है, फिर A से C तक जाएगा, फिर C से A पर आएगा। दोबारा देखना। ठीक है, टोटल टाइम देखिएगा कितना हुआ, टोटल टाइम जो इसका A पे आने के लिए हुआ वो T है। इसका मतलब इसने कहाँ से कहाँ तक गया। ठीक है, सबसे पहला काम ये A से कहाँ तक गया, B तक गया। ठीक है, तो कितना चला A, कितना डिस्टेंस चला A, क्लियर है। अब ये B पे है। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट में ये B से वापस A तक आएगा। ठीक है, वापस A तक आएगा, फिर ये रुकेगा नहीं क्योंकि A से अब ये कहाँ जाएगा, C तक जाएगा, और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा C से A पे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, हमने यही बात की थी कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो होता है कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्लियर है, टोटल टाइम T है, तो आप समझो कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में T/4,
फिर वापस आने में t/4, फिर वापस आके वहाँ तक c तक जाने के लिए t/4 और c से यहाँ तक आने में t/4। ये इसको टाइम लग गया t/4। ठीक है, माने आज इस पार्टिकल को, ठीक है, किसको, इस पार्टिकल को a से लेके b तक जाने में, ठीक है, a से ले तक के b तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो a है और जो टाइम लग गया वो t/4 है। तो a/2 डिस्टेंस और बचा हुआ a/2 डिस्टेंस कवर करने में क्या इसको बराबर टाइम लगता है, ये चेक करना है। ठीक है, तो मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक पहला a/2 चलने में टाइम t1 मान लिया और दूसरा टाइम t2 मान लिया। अब सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान देते हैं। तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, इसकी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, इतना था। अब आपने पढ़ा है कि मीन पोजीशन से अगर आप चालू करते हैं, मीन पोजीशन से, तो आपका फाई क्या होता था, 0। तो इक्वेशन क्या आ जाती थी, a sin ओमेगा t। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि वो टाइम बताइए जब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a/2, तो ओमेगा t, यहाँ t1 आ जाएगा क्योंकि पहला टाइम है। तो आप जानते हैं कि ओमेगा t1 साइन, ये a से a कट गया, हाफ कब होता है, ठीक है, हाफ होता है π/6 पे, माने 30 डिग्री पे। ठीक है, और ओमेगा कितना होता है, 2π/t। तो ये आ गया आपके पास में पाई से पाई कट गया, तो t1 टाइम कितना आया, t/12। ठीक है, तो पहला a से a/2 तक आने में कितना टाइम लगता है, t/12। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और a से b तक जाने में टोटल टाइम कितना लगता था, देखो t/4 कितना होगा, t1 + t2 होगा। समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम t1 और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम t2, और टोटल टाइम कितना है, t/4। ठीक है, जिसमें आपके पास में t1 कितना आ गया, t1 आ गया t/12। तो आपसे अब अगर मैं पूछूं कि a/2 से a तक जाने में टाइम जो लगा वो कितना है, t2, वो कितना होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो t/4 माइनस t/12 यही होगा। ठीक है, तो t2 टाइम कितना हो गया, t2 टाइम हो गया आपके पास में t/6। ठीक है, t/6। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि a से अगर आप b तक जा रहे हैं तो पहला आधा डिस्टेंस, फिर अगला आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो पहले आधे डिस्टेंस में t/2 टाइम लगा, 12 टाइम लगा, और दूसरे आधे डिस्टेंस में, ठीक है, t/6 का टाइम लगा। तब जाके हम बोल सकते हैं कि टोटल टाइम कितना है, t/4। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, तो इस सेक्शन में, ठीक है, इस आर्टिकल के इस सेक्शन में हम अभी टाइम तक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगले आर्टिकल में और डिटेल में इसके डिस्प्लेसमेंट्स को लेके सवाल करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हैप्पी स्टडीज़, आपने एंजॉय किया। आपको कोई भी और चीज़ समझनी है और डिटेल में जानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने अच्छे लगते हैं, ठीक है, बताइएगा। थैंक यू।